अब जो डब्बे में वो क्या था वैसे पिटारा, उसका नाम बताएंगे क्या भी? वो स्पाइसेस वाला था। अच्छा अच्छा, ओके ओके। सो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस मीटिंग को। और वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, और माई एचबी में आपका स्वागत है। कोशिश रहती है कि आपको ट्यूसडे वाले दिन हम इस सेशन को कंपनी की तरफ से जरूर आपके लिए लेके आएं, और होपफुली हमेशा ही आप जितनी भी हमारी इसकी जूम की कैपेसिटी है 50% से ऊपर स्टार्टिंग से ही चल रही है। सो इसके लिए भी थैंक यू है। और आज का जो सेशन रहेगा वो हम कैंसर के बारे में जनरल अवेयरनेस करेंगे, ये क्या है, इसके पीछे आज जो हमारे सामने इसकी स्प्रेडेबिलिटी है या इसके नंबर ऑफ केसेस हैं क्यों बढ़ते आ रहे हैं, इन सारे पक्ष और पहलुओं पे हम डिस्कस करेंगे, और कुछ क्वारीज भी लेंगे, और कुछ चीजें आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट शेयर करने वाले हैं, प्रोडक्ट के माध्यम से भी और फैक्ट्स एंड फिगर के माध्यम से भी। सो सीधा मुद्दे पे आते हैं। और जैसा कि कैंसर का वर्ड जो आप नाम ही सुनते ही दिमाग में एक तरीके से फियर आ जाता है, और क्यों ना आना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो इनिशियल स्टेज में नहीं मालूम होती। धीरे धीरे जब ये बॉडी में इसकी स्टेजेस बढ़ती हैं, क्योंकि ये सिंपल ट्यूमर से स्टार्ट होती है, जैसे एक्ने होती है आपके फेस पे, ऐसे ही बॉडी में कहीं ना कहीं एक छोटा सा ट्यूमर बनता है जिसको स्टेज फर्स्ट बोला जाता है। फिर ये लोकलाइज की बजाय ये अलग अलग जगह पे ये ट्यूमर फैलते हैं। जैसे अनफॉर्चुनेटली किसी को लंग्स में हुआ तो लंग्स के बाहर वो कहीं दूसरी जगह पे भी इसने स्प्रेड करना स्टार्ट किया। इसके बाद होता है लोकल स्प्रेडेबिलिटी, जिसको थर्ड स्टेट बोलते हैं। और चौथी स्टेज में आते ही इसका फैलाव जो होता है लोकल लेवल से लेके हर जगह पे फैलाव होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको मेटास्टेटिस फेज बोला जाता है। सो ये चार स्टेज में होता है, और पहली स्टेज सेकंड स्टेज तक पता ही नहीं होता, आदमी को सिम्टम्स ही नहीं आते। तो जैसे ये सेकंड स्टेज के लास्ट और थर्ड स्टेज के फर्स्ट में एंटर करता है तो आदमी को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं। उस स्टेज पे जाते ही बहुत सारे लोगों के लिए इससे बच पाना एक बड़ा मुश्किल का काम होता है। और ये एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है, ये कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है, जैसे डायबिटीज एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है। पता नहीं होता कि ये जेनेटिकली बॉडी में इंड्यूस हुआ है, स्टार्ट हुआ है, डाइटरी हैबिट से हुआ है, कहीं ऐसी चीजों के एक्सपोजर से हुआ है जो हमारी बॉडी में डायरेक्टली कहीं से आ रही हैं, रेडिएशन से हो सकता है, हमारे लाइफस्टाइल से हो सकता है। तो सो मैनी रीजन होते हैं, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर बोला जाता है। एक डिसऑर्डर एक तरीके का कोई इसका पर्टिकुलर कॉज नहीं है। सो जहां तक इसके फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में बात करेंगे, सो यदि आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो डेथ होती है वो हार्ट से होती है। पहली बीमारी हार्ट की है, सेकंड नंबर पे यदि आती है तो वो कैंसर है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेथ जो है सेकंड नंबर पे जो कॉज है वो कैंसर है। और हर 6 में से जो डेथ होती है उनमें से एक डेथ कैंसर की वजह से होती है। और जो कैंसर का वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है, बेसिकली ग्रीक वर्ड था कार्सिनोस। कार्सिनोस का मतलब क्रैब होता है उनके लैंग्वेज में, कि ऐसे फैलता है जैसे क्रैब की टांगे होती हैं। तो वहां से ये वर्ड का ओरिजिन होता है। और इसका जो मैकेनिज्म है, फैलने का मैकेनिज्म, जैसे आप भी देखते हैं छोटी सी एक्ने की थोड़ा छोटा सा फोड़ा फुंसी होती है तो धीरे धीरे फैलती है। इसको कंट्रोल ग्रोथ वाली चीज, वो भी एक कैंसर का टाइप है, एक कंट्रोल वाली है एक अनकंट्रोल वाली है। हम जो बात कर रहे हैं अनकंट्रोल की बात कर रहे हैं। और अभी तक साइंस ने 200 टाइप के कैंसर का पता लगाया। अब माय डियर फ्रेंड्स, ये सुन के बड़ी हैरानी होगी, आपने 5-10 कैंसर के नाम सुनेंगे। अभी तक 200 टाइप के कैंसर डायग्नोस हो चुके हैं। और एक इंटरेस्टिंग बड़ा फैक्ट आपके साथ शेयर करूंगा। हर दो में से पूरी लाइफ में आदमी के साथ हर दो में से एक आदमी को कैंसर जिंदगी में कभी ना कभी होता है। सम टाइम तो हमें पता ही नहीं लगता कि हमारी बॉडी में था, और वो एक बार फैला, और हो सकता है कि आपका दोबारा से वो बॉडी की इम्यूनिटी के कारण उसने कंट्रोल कर लिया हो। सो
रिसर्च के मुताबिक हर 2 में से 1 आदमी को लाइफ में कभी ना कभी कैंसर होता है। और जो कैंसर सेल की जो ग्रोथ है उसकी जो स्पीड होती है, जैसे सेल का काम है डिवाइड होना, न्यू सेल बनाना, ऐसे ही कैंसर सेल भी डिवाइड होती है, नई सेल में कन्वर्ट होती है, पर इसकी स्पीड में बहुत बड़ा फर्क होता है। इसकी स्पीड 40 से 50 गुना होती है। नॉर्मल सेल ग्रोथ से 40 से 50 गुना फास्टर टाइम में नॉर्मल सेल की ग्रोथ से इसकी ग्रोथ होती है। और 30% ऑफ कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड। 30% जो कैंसर है वो प्रिवेंट हो सकते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, चेंजेस से। और टोबैको यूज करना, एक फैक्ट्स और मैं आपके साथ कर रहा हूं, तो टोबैको का यानी कि स्मोकिंग इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ 22% कैंसर डेथ। तो सबसे बड़ा इसमें यदि ध्यान रखने की बात आए, अलर्टनेस की बात आए, तो अब आप भी कभी किसी अनफॉर्चुनेटली कोई आपकी नोन में या आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा बंदा आता है जिसको अनफॉर्चुनेटली वो कैंसर से सफर कर रहा है, तो स्मोकिंग सबसे बड़ा इसमें एक रीजन बनता है। और कैंसर कैंसर रिसर्च से अकेला कैंसर का इलाज नहीं हुआ, ऐसी बहुत सारी बीमारियों का पता लगाया गया जब कैंसर की रिसर्च स्टार्ट हुई। 1960 के दौर में कैंसर का कोई इलाज नहीं था, धीरे धीरे रिसर्च होना स्टार्ट हुई। और 1986 में आके जो हमारा जीनोम है, डीएनए की जो कोडिंग है, जैसे अखिलेश जी ज्यादा रिलेट करेंगे इस बात से, कोडिंग 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 इसकी पूरी हुई है कि नॉर्मल कोडिंग क्या होती है डीएनए की, जीन कैसे कैसे किस पैटर्न में होते हैं। सो उसको ह्यूमन जीनोम की पूरी कोडिंग का पता लगाया गया। उसके बाद कैंसर पेशेंट की कोडिंग और नॉर्मल कोडिंग को मिला के देखा गया तो पता लगा कि देयर इज ए चेंज इन द जीनोम। अब ये जीनोम में चेंज आने के उस पर पता लगा किस कोडिंग में दिक्कत है, लंग्स वाली कोडिंग में दिक्कत है। देखिए, हम एक सेल से पैदा हुए पूरे इंसान हैं। हमारे मदर फादर से एक एक सेल आके हमें पूरी बॉडी में कन्वर्ट हुए हैं। सो अब कौन सी सेल आईज में कौन सा जीन जो है आईज सेल बनाएगा, कौन सा जीन दूसरी सेल को हार्ट सेल बनाएगा, कौन सी हेयर सेल बनाएगा, ये कहाँ पे लिखा होता है? ये जीन पे लिखा होता है। अब एक ही सेल था, उसी में जो हमारा डीएनए था उसके पास इंफॉर्मेशन थी कि ये पर्टिकुलर नर्व सेल बनेगा, ये पर्टिकुलर हार्ट सेल बनेगा, ये किडनी का सेल बनाएगा, ये आपका स्किन का सेल बनाएगा, ये आपकी आईज का सेल बनाएगा। तो कहाँ पे ये डीएनए की कोडिंग होती है, उसमें इंफॉर्मेशन होती है। सो इसका पता लगने के बाद कैंसर का इलाज होना संभव हो पाया। और आज लगभग कैंसर में यदि आप देखेंगे 100 में से 30% लोगों का इलाज, पर्टिकुलर डाटा पे जाए तो 27% के आसपास लोग इससे सर्वाइवल में चले जाते हैं, यानी कि इसके इलाज करवाने के बाद बच जाते हैं, जो कि आज से 40 साल पहले पॉसिबल नहीं था। सो रियल कोज जो है वो कैंसर का पता लगाना स्टार्ट हुआ। और आज के टाइम पे जैसे यदि आप ब्रेक थ्रू देखेंगे कैंसर के मामले में, सो ब्लड कैंसर का इलाज ऑलमोस्ट संभव सा हो गया है। आज के टाइम पे ब्लड कैंसर को साइंस ने नॉर्मलाइज कर लिया है। जिस थेरेपी को कार टी सेल थेरेपी बोलते हैं, वो इम्यूनोथेरेपी होती है। उससे इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करके ब्लड कैंसर को, हम ल्यूकेमिया उसको बोलते हैं, उसका एक तरीके से इलाज होना संभव हो गया है। और ऐसे ही जो ट्रीटमेंट है उनको टेलर्ड किया जा रहा है। जैसे आप टेलर फिट प्रोडक्ट की बात करते हैं, कस्टमाइज ट्रीटमेंट के थ्रू चीज़ों को मैनेज कर, साइंस के ब्रेक थ्रू हैं आज के टाइम पे। और पर्सनलाइज ट्रीटमेंट, जेनेटिक प्रोफाइलिंग, कैंसर की वैक्सीनेशन भी आनी स्टार्ट हो गई है, इम्यूनाइजेशन करना। सो धीरे 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 नैनो टेक्नोलॉजी इसमें बहुत बड़ा रोल कर रही है कि क्योंकि डिलीवरी जो है टारगेट सेल तक पहुंचाना किसी भी ड्रग्स की या किसी भी मॉलिक्यूल की, नैनो टेक्नोलॉजी ने भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और मिथ भी हैं इसमें, आप थोड़ा सा इसमें मिथ से भी दूर रहें कि कैंसर वाले पेशेंट के साथ बैठने से, उसका झूठा खाने से, उसके साथ कांटेक्ट में रहने से कभी भी कैंसर नहीं होता, ये मिथ होती है। और बहुत सारे लोग ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। लम्स आर नॉट ऑलवेज कैंसरस। हर फोड़ा फुंसी कैंसर नहीं होता है। सो घबराने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग तो जब भी मैं कई बार बैठता हूं तो वो कॉन्शियस होते हैं,
फैट की जो हमारी बॉडी में, हर किसी की बॉडी में फैट की छोटी छोटी लम्स होती है, गांठें होती हैं, उनको भी वो कैंसरस की तरह ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। इसका एक ही होता है, जब ये ट्यूमर डिटेक्ट होता है, ये आपको टाइम नहीं देता है स्प्रेड होने में। ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने 3 महीने इसका वेट कर पाएंगे। जब ये आपको दिखेगा तो ये इसकी जो ग्रोथ है 40 से 50 गुना स्पीड से बढ़ती है। तो ये ज्यादा टाइम नहीं देता पता लगने के बाद, और किसी भी एज में हो सकता है। और फैमिली हिस्ट्री ओनली द रिस्क फैक्टर, ये नहीं है कि उसकी फैमिली में था तो उसको भी होगा ही, या वही कारण हो सकता है कि पिछली को था तो अगली को होगा, ऐसा नहीं है। यदि आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, डाइटरी हैबिट सही है, तो आपका रिस्क मिनिमाइज हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि फैमिली हिस्ट्री में पहले किसी को नहीं हुआ तो नई जनरेशन में नहीं होने वाला, ये भी आपका मिथ है। तो इससे भी आप बच के रहें। और इसके अलावा अवेयरनेस में तो वर्ल्ड जो WHO कैंसर का एक पिंक कलर का वो आता है साइन भी, इसमें पूरा यानी कि अवेयरनेस, डाटा, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें, और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कैंसर के को लेके लोगों को अवेयर भी करती हैं। और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो फ्री में इलाज से लेके कुछ पेशेंट के साथ हेल्प करने के काम करते हैं। सो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है कि एक्चुअली में कैंसर, हर किसी की बॉडी में कैंसर होता है। यदि आपको लगता है कि आपकी बॉडी कैंसरस नहीं है, ये आपकी मिथ है। एवरी बॉडी इज अ कैंसरस बॉडी। अब वो एक्टिवेशन है, जैसे होता है ना, आपने स्ट्रक्चर में डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो स्ट्रक्चर में आपने आईडी लगा दी। अब एक्टिवेशन की बात है, किस किस की एक्टिवेशन होती है, उसी पे उसकी सक्सेस रेट डिपेंड करता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में ग्रोथ में जब तक कंट्रोल रहता है बॉडी का, और वो कंट्रोल करता है हमारा DNA, हमारी एपिजेनेटिक्स, हमारा खाना पीना, हमारा रहना सहना, वो हमारे जीन को ट्रिगर करता है। यदि हम अपने लाइफस्टाइल में गलत चीजों का यूज करते हैं, लाइफस्टाइल को सही मेंटेन नहीं करते, प्रॉपर रेस्ट नहीं करते, प्रॉपर खाना नहीं खाते, और केमिकल के एक्सपोजर में ज्यादा रहते हैं, UV रेडिएशन और रेडिएशन के एक्सपोजर में ज्यादा रहते हैं, और बहुत सारी चीजें जो हम लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे, तो हमारे ऐसी चीजों को बॉडी में ट्रिगर कर देता है, या इम्यूनिटी हमारी लो हो जाती है प्रॉपर न्यूट्रिशन ना लेने की वजह से, जिसके कारण जो कैंसर सेल है वो मतलब जो नॉर्मल सेल की ग्रोथ है वो कैंसर में डेवलप हो जाती है ड्यू टू लो इम्यूनिटी। सो या डेफिशिएंसी के कारण भी हो सकता है। सो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डेली हैबिट्स, योर लाइफस्टाइल। और इसमें मैं एक PPT के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि एग्जैक्टली जो आज आप लॉन्च आप एक उसका झलक देखने वाले हैं, यानी कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, उसको अपन आज आप लोगों के साथ रिवील करेंगे यहाँ पे। सो ये तो मैं बताने वाला हूँ एग्जैक्टली ये क्या है। इससे पहले कैंसर सेल आप देख रहे हैं ना, तो ये नॉर्मल सेल है। आप देखेंगे ना, जब ये अब नॉर्मल सेल हो जाएगी कैंसर, इसका अंदर का जो न्यूक्लियस है ये एक तरीके से छोटा होना स्टार्ट हो जाता है, और न्यूक्लियस मल्टीप्लाई होते हैं और अलग अलग सेल में बंटना स्टार्ट हो जाते हैं। सो नॉर्मल से ये एक तरीके से फास्ट ग्रोथ लेता है, जो मैंने बताई आपके साथ एक डिस्कशन भी किया है। इसके रिस्क फैक्टर जो हैं, एजिंग, एजिंग में इम्यूनिटी लो होती है, डेफिशिएंसी, ग्रोथ फैक्टर, ये सारी चीजें एक तरीके से कैंसर को बढ़ावा देने में एजिंग भी एक अपने आप में बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है। टबैको यूज और अल्कोहल कंजप्शन, ये बॉडी में इंफ्लामेशन, बॉडी में क्रोनिकल स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर सेल ट्रिगर होती हैं और ज़्यादा चांसेस भी बढ़ते हैं बॉडी में। हाई प्रोसेस फूड एंड लो फाइबर, आप देखेंगे सबसे बड़ा जो कैंसर है जिसमें सबसे ज़्यादा डेथ होने के चांसेस हैं, वो लंग्स का कैंसर है। उसके बाद कैंसर आता है कोलोरेक्टल, जिसको आप आंत जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में, लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक में की वजह से कोलोरेक्टल, जहाँ पे आप फाइबर कम लेना, रिफाइंड फूड ज़्यादा खाना, मैदा जैसी चीज़ें यूज़ करना, ये बहुत सारे रीजन है जो कोलोरेक्टल कैंसर को बढ़ाते हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एनवायरमेंटल, ऑक्यूपेशनल जो एक्सपोजर है केमिकल का, जो हमारी फूड चेन से पेस्टिसाइड्स की बात करें या अदर केमिकल्स की बात करें, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आज बहुत बड़ा एक हॉट न्यूज़ बनी हुई है सराउंडिंग NCR एंड मेट्रो सिटीज़ में। जेनेटिक एंड फैमिली हिस्ट्री,
और इन्फेक्शन, एचपीवी और हेपेटाइटिस, एचआईवी जैसे वायरस से भी कैंसर फैल जाता है बॉडी में, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को लो कर देते हैं, इम्यूनिटी को लो करते हैं, तो इसकी वजह से भी हमारी बॉडी में कैंसर होने के चांसेस ज्यादा आते हैं। यूवी रेडिएशन और क्रोनिकल इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, स्ट्रेस से इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है, इन्फ्लामेशन से इम्यूनिटी कमजोर होती है और वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। एक्सपोजर टू कार्सिनोजन, कार्सिनोजन का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जो कैंसर को बढ़ावा देते हैं या ट्रिगर करते हैं, सेल को कैंसर में कन्वर्ट करने में ट्रिगर करते हैं, इनको बोलते हैं हम कार्सिनोजन। इसके अलावा आप थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा शुगर एंड मैदा, यानी कि रिफाइंड शुगर, रिफाइंड फ्लोर वर्सेस कैंसर। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता, कार्ब जो होता है वो फ्यूल होता है आपकी सेल का। अब फ्यूल होगा तो सेल अपना प्रॉपर काम करेगी और ऐसी चीजों को ऑन रखेगी, यानी कि ट्रिगर रखेगी जो ग्रोथ में हेल्प करते हो। तो ये कैलोरी है। अब कैलोरी, आप फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, कैलोरी ज्यादा लेते हैं और उसमें भी शुगर ज्यादा लेते हैं, व्हाइट वाली, तो व्हाट हैपन, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। जैसे ही आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होगा तो आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, पेनक्रियाज उसको डाइजेस्ट करवाने में इंसुलिन बढ़ाएगा और इंसुलिन का धीरे धीरे रेजिस्टेंस पैदा होता है। रेजिस्टेंस का मतलब इंसुलिन कम काम करता है और इसके कारण क्या होता है, आईजीएफ, आप नोट करना, बहुत सारे लोग साइंटिफिक बैठेंगे, आईजीएफ होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये बॉडी में एक हार्मोन होता है, ये ज्यादा शुगर खाने से, ज्यादा व्हाइट शुगर खाने से इसका लेवल बढ़ता है और जैसे इसका लेवल बढ़ेगा ये कैंसर सेल की ग्रोथ को प्रमोट करता है। पहला रीजन तो ये है कि आपको शुगर, कैंसर पेशेंट को या कैंसर से बचने के लिए शुगर क्यों अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इंसुलिन बढ़ाएगा, इंसुलिन बढ़ाने के से इंसुलिन रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ेगा तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इससे हार्मोन बढ़ेगा और हार्मोन बढ़ते ही आपको आपकी इम्यूनिटी लो होना स्टार्ट होगी और ग्रोथ जो है कैंसर की सेल की जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ना स्टार्ट होगी, यानी फास्ट होना स्टार्ट होगी। इन्फ्लामेशन, व्हाइट शुगर जो होती है वो ट्रिगर करती है क्रोनिक इन्फ्लामेशन को और क्रोनिक इन्फ्लामेशन, अंदर जो इन्फ्लामेशन है उसकी वजह से आपकी कैंसर एक्सेलरेट हो सकती है, स्पीड अप हो सकती है। ग्लाइकोलाइसिस नाम की एक प्रोसेस होता है, कैंसर सेल रिलाई ऑन ग्लाइकोलाइसिस फॉर द एनर्जी एंड व्हाइट शुगर फीड दिस प्रोसेस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट का टूटना, एनर्जी में टूटना, उसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ऐसे इसमें शुगर जो है वो बहुत बड़ा, यही उसका मेन सोर्स होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी पे बढ़ाएगी, यानी कि आपकी जो एंटीऑक्सीडेंट, वैसे ही आप डाइट में एंटीऑक्सीडेंट कम ले रहे हो और ऊपर से हाई शुगर लेते हो तो आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल का लोड बढ़ेगा, जिससे कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगी और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ते ही व्हाट हैपन, ये आपके सेलुलर डीएनए और सेल को किल करना स्टार्ट करेंगे और डीएनए में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो कैंसर में चेंज हो सकता है। एंजियोजेनेसिस नाम का एक प्रोसेस होता है। एंजियोजेनेसिस प्रोसेस का मतलब होता है कि न्यू ब्लड वेसल्स जो हैं वो आपका एक तरीके से वाइट शुगर क्या है, एंजियोजेनेसिस करती है। इससे क्या होगा, न्यू ब्लड वेसल्स कैंसर सेल को फीड अप करने में हेल्प करेंगी और एक ईएमटी प्रोसेस होता है जो चलो ये ज्यादा साइंस हो जाएगा, पर मैं आपको बताना, इम्यून सिस्टम को सुप्रेस कर देती है ज्यादा शुगर। टेलोमरेज शॉर्टनिंग, टेलोमरेज का मतलब होता है एक सेल जो है नॉर्मल डिवाइड होती है दूसरी सेल में, वो टेलोमरेज कंट्रोल करता है। हमारी एजिंग को भी टेलोमरेज जो है वो कंट्रोल करता है, उसको ये शॉर्टन कर देता है और शॉर्टन की वजह से अनबैलेंस टेलोमरेज अनबैलेंस ग्रोथ को प्रमोट करता है। और यदि आप देखेंगे बहुत सारी स्टडी हैं, 2016 में भी एक रिनाउंड जर्नल में छपी थी, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन फाउंड दैट हाई शुगर इनटेक इंक्रीज द कैंसर रिस्क एंड अकॉर्डिंग टू द स्टडी पब्लिश्ड इन 2019
एक इन्फ्लामेशन जो है वो शुगर के कारण बॉडी में बढ़ता है, और इसी इन्फ्लामेशन से कैंसर की प्रोग्रेस होती है, वो प्रमोटेड होती है। सो हमेशा आपको 10% से नीचे जो कैलोरी है, जैसे आपको 2000 कैलोरी चाहिए, तो 200 कैलोरी जो है उससे नीचे आपको शुगर से लेनी चाहिए, जितनी भी रिफाइंड शुगर आप खा रहे हैं। 10% का मतलब 2000 कैलोरी का मतलब एक एक ग्राम शुगर में 4 किलो कैलोरी होती हैं। तो आपको 25 ग्राम से ओवरऑल रिफाइंड शुगर नहीं खाना चाहिए, जिसमें मैदा भी आ गया और आपकी वाइट शुगर भी आ गई। यानी कि 5 चम्मच से ज़्यादा आप नहीं यूज कर सकते, चाहे वो मैदा है या आपकी शुगर है। ऑलमोस्ट ये एक वो है। यहाँ पे हनी है, मैपल सिरप है, या जैगरी है, यू कैन लाइक अल्टरनेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अब आप मैदा के केस में भी आपको यदि आप देखेंगे, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट बनाता है मैदा खाने से। वो क्या होता है, वो आपके इसको बोलते हैं AGE। हमारे जितने भी कोर लीडर हैं वो इसको जरूर नोट कर सकते हैं, AGE। मैदा खाने से बॉडी में AGE बनता है, बस AGE याद रखना। इसका मतलब है एडवांस, G फॉर ग्लाइकेशन, E फॉर एंड प्रोडक्ट्स, AGES। एजीएस बनता है, और एजीएस के कारण क्या होता है, ये हमारे टिश्यू में जमा हो जाता है। टिश्यू में जमा होते ही ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करता है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब है आपकी बॉडी पे अटैक है फ्री रेडिकल का। एक चीज और बनती है मैदा से, जब आप इसको हाई हीट पे कुक करते हो, एक्रालामाइड बनते हैं। एक्रालामाइड क्या होते हैं, ये कार्सिनोजन होते हैं, यानी कि कैंसर कोजिंग सबस्टांस होते हैं। एक्रालामाइड में कुकिंग के टाइम पे, मैदा की कुकिंग के टाइम पे ये बनते हैं, और फ्राई के कारण ये बहुत ज्यादा बनते हैं। सो मैदा फ्राई यदि आप खा रहे हैं तो आप कार्सिनोजन सबस्टांस अपनी बॉडी में लेके जा रहे हैं। और मैदा के कारण गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब होता है, यानी कि आपके पेट के हेल्दी जो वाले बैक्टीरिया हैं, प्रोबायोटिक जिनको बोलते हैं, वो आपके अल्टर होते हैं, और उसके कारण आपका इम्यून सिस्टम लो होता है। और इम्यून सिस्टम लो होगा तो कैंसर का रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सो यदि आप देखेंगे जो कैंसर मैदा कंजप्शन से लिंक्ड है सबसे ज्यादा, कोलोरेक्टल यानी कि आपकी कोलन का जो कैंसर है, वो इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है मैदा कंजप्शन से। प्रोस्टेट कैंसर में भी ये बढ़ावा देता है मैदा, ब्रेस्ट कैंसर में भी बढ़ावा देते हैं, पेनक्रियाटिक कैंसर में, और इसोफेगस, ये वाला पोर्शन जो होता है आपका, जब जो ये गर्दन वाला पोर्शन होता है जहाँ थायराइड होता है, इस वाले पोर्शन में भी बहुत सारे आज के टाइम पे इसोफेगस कैंसर आ रहे। ये मैदा इसमें बहुत बढ़ावा देता है, और शुगर भी बहुत बढ़ावा देती है। मैकेनिज्म वही है, IGF बढ़ेगा, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बढ़ेगा, जो कैंसर सेल को के लिए फ्यूल का काम करता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन बढ़ाता है मैदा और शुगर, जो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाएगा और DNA को डैमेज करेगा। और एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन, यानी कि आपके जीन की नॉर्मल प्रोसेस को अल्टर करके एबनॉर्मल कर देता है। सो इसके इसमें भी बहुत सारी स्टडी पब्लिश्ड है, मैदा खाने से कैंसर होता है। और बहुत सारी चीजें अभी आप देखेंगे शुगर के केस में भी पब्लिश्ड है। रिफाइंड ऑयल को भी मैं यहाँ पे जरूर लेके आना चाहूंगा। रिफाइंड ऑयल में एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट नहीं होते हैं, और बहुत सारे फ्री फैटी एसिड होने की वजह से, या ट्रांस फैटी एसिड होने की वजह से, ये हमारे एक तरीके से ब्लड लेवल पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, और ब्रेन लेवल पे हमारी नर्वस सिस्टम को भी हर्ट करते हैं। तो इम्यूनिटी लो होना, एलर्जिक इन्फ्लामेशन कोज करना, ये एक तरीके से रिफाइंड ऑयल भी इसमें आप बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कैंसर को ट्रिगर करने में। सो इसको भी आपको देखना चाहिए, अपनी इसको भी लिमिटेड यूज में यूज करना चाहिए। सो इसके अलावा हम यदि बात करें स्मोकिंग की, स्मोकिंग भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में बढ़ाता है। और इतने ज्यादा, हर पफ में इतने ज्यादा फ्री रेडिकल हम लेते हैं जो कार्सिनोजन का काम करते हैं, कैंसर सेल डेवलप करने का काम करते हैं। और 22% तो स्मोकिंग के कारण ही लोगों की डेथ होती है कैंसर की वजह से। सो इसको भी अवॉइड करना चाहिए। तो मैदा है, वाइट शुगर है, स्मोकिंग है, रिफाइंड ऑयल है, अल्कोहल का कंजप्शन है, ये चीजें बहुत है, और स्ट्रेस साथ में। और ये बड़ा लिंक आप इसको देख पाएंगे कि
जितने भी हमारे जितने भी लोग स्ट्रेस में होते हैं वो अल्कोहल और स्मोकिंग की तरफ ज्यादा भागते हैं। और पहले ही वो एक तरीके से बॉडी में इन्फ्लामेशन का लोड बढ़ा रहे हैं स्ट्रेस की वजह से। ऊपर से यदि वो टॉक्सिन्स को, ये बोला जाता है कि चिंता चिता के समान है। अब वो बॉडी में ऑलरेडी ही एक तरीके से इन्फ्लामेशन है, ऑलरेडी ही एक तरीके से जहर उत्पन्न हो रहा है, टॉक्सिसिटी बन रही है। ऊपर से आप टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए दूसरा जहर आप स्टार्ट कर रहे हो, जस्ट अवॉइड करने के लिए, स्मोकिंग है या अल्कोहल का कंजप्शन है, तो और ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि कैंसर जैसी चीजों को पनपने की बॉडी में। सो इसके साथ यदि आप देखेंगे डीएनए डैमेज, एक्युमुलेशन, टीलोमरेज शॉर्टनिंग, ये हम वो बात कर रहे हैं जो डीएनए में क्या हो रहा है, सेल में क्या हो रहा है। सेलुलर सेंसिसिस यानी कि एक सेल की डेथ हो जाना और वो अपनी सराउंडिंग सेलों की भी डेथ करना स्टार्ट कर दे। ये एक जेनेटिकली जो ये चीजें, चारों चीजें दिख रही हैं आपको यहाँ, डीएनए का और इसका रोल ज्यादा आता है हमारे कैंसर जैसी बीमारी को प्रिवेंशन में भी और ग्रोथ में भी। सो ये जनरल भाषा में समझने की जरूरत नहीं है, बट वी हैव टू टेक केयर बिकॉज आज डीएनए जैसी न्यूट्रिशन पे, यानी कि न्यूट्रिजेनोमिक्स, एपिजेनेटिक्स, इन प्रोसेस पे हम बात कर रहे हैं, अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे फाइंडिंग्स के साथ हम अपने प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं जो प्रूवन फॉर्मूलाज हैं साइंस की नज़रों में। सो रिवर्स इनोवेशन करके ऐसी चीज़ों के को हम अपने प्रोडक्ट के माध्यम से एक सॉल्यूशन ला ला रहे हैं। तो ये भी हम एक पार्ट रखते हैं कैसे कैसे हमारे मोड ऑफ मैकेनिज्म क्या है, प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं और कहाँ कहाँ पे कैसे काम करते हैं। सो यहाँ पे सेलुलर एंड मोलिकुलर मैकेनिज्म भी हमने डिस्कस किया। अभी जो ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं A9 ओंको जो है, A9 ओंको में आपको एक चीज और बड़ी देखने को मिलेगी। इस पे लिखा हुआ है जी कॉम्प्लेक्स, ट्रिपल जी कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हो, डबल AO नेचुरल। अब ये जी कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये एक प्रूवन कॉम्प्लेक्स इसमें डाला गया है। प्रूवन कॉम्प्लेक्स का मतलब इसके दो मेन काम है। पहला काम इसका है कि ये हमारी कैंसर सेल को किल करता है, कैंसर सेल को किल करता है। एंटी ट्यूमर एक्टिविटी, एंटी ट्यूमर का मतलब है कि जो आपकी बॉडी में कैंसर का ट्यूमर है उसको, उसके साइज को, उसकी ग्रोथ को एक तरीके से कम करने का काम ये करता है, आपको सपोर्ट करता है। हम ये नहीं बोलते कि आप सारे इलाज छोड़ के आप इसी से इलाज करो। मैं ये कहता हूँ ये सपोर्ट करेगा आपकी, चाहे कीमोथेरेपी चल रही है या अदर आपके वो चल रहे हैं। इवन यदि आप ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो, ज्यादा स्मोकिंग करते हो, अल्कोहल लेते हो, तो आप इसको यूज करके, आपकी इम्यूनिटी लो रहती है, आपको इसको यूज करके कैंसर जैसी बीमारी की जो चांसेस हैं उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। सो जी कॉम्प्लेक्स क्या है? एंटी ट्यूमर एक्टिविटी है और एंटी कैंसर प्रूवन हर्ब्स इसमें जो डली है, एंटी कैंसर उनकी एक्टिविटी साइंस ने प्रूव कर रखी है। तो वो ट्रिपल जी कॉम्प्लेक्स, अब हमने अपने सारे कॉम्प्लेक्सेस को रजिस्टर्ड करवाना स्टार्ट कर दिया है। अब कोई मार्केट में कॉपी पेस्ट नहीं आने वाला है। कॉपी पेस्ट का मतलब है इंडिया में क्या होता है कि आप एक कोई चीज ले आओ, सब लोग उसके पीछे लगना स्टार्ट हो जाते हैं। और मैं यहाँ पे ये ट्रिपल जी कॉम्प्लेक्स से और डबल A कॉम्प्लेक्स से ये भी टारगेट करना चाहूंगा कि एक मैं फेवरेट कोट है मेरी, मैं हमेशा बोलता हूँ इनोवेशन को लेके और कॉपी को लेके, कि देखिए सोनू निगम का गाना, बहुत सारे पुराने लोग इससे कोरिलेट करेंगे, सोनू निगम का गाना जो है ना, वो जो उन्होंने गा रखा है उसको कोई भी गुनगुना सकता है, मैं गुनगुना सकता हूँ, आप भी गुनगुना सकते हो। जिसको जितना जैसा गुनगुनाना आता है वो गुनगुना सकता है। कुछ लोग हमारे ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, साउंड के मास्टर होते हैं, तो वो थोड़ा सा साउंड को मैच करने की कोशिश करते हैं। तो कई बार क्या होता है, आप गुनगुना लेंगे और आप वैसा बना भी लेंगे, बट अगला गाना सोनू निगम क्या गाएगा वो सोनू निगम ही जानता है। यानी कि इनोवेशन कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं होता है, और इनोवेशन हमेशा इनोवेशन होता है। ये एक तरीके से जहां कॉपी और पेस्ट की बात आनी स्टार्ट हुई, तो हमने ये डिसीजन लिया कि वी ट्राई टू हाइड द टोटल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन कितनी अमाउंट में क्या डाली गई है। जैसे आप इसके कंपोजिशन में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको वो किया गया है। पहले हम
बिल्कुल एक एक ये डालते हैं, ये इतना एमजी डला, ये इतना एमजी डला है। अब हमने एक कॉम्प्लेक्स बना के टोटल कितना डाला गया है, जैसे इसमें ट्रिपल जी कॉम्प्लेक्स 225 एमजी डला है, और ट्रिपल जी कॉम्प्लेक्स में ऋषि मशरूम जिसका नाम गैनोडर्मा है, बहुत सारे हमारे डायरेक्ट सेलर जानते हैं इस हर्ब्स के बारे में, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट एंड ग्रीन टी, ये जो 3G है, इनको 225 mg में। और अब यहाँ पे ये भी हमने किया है कि पर्टिकुलर कौन सा वो टारगेटेड मॉलिक्यूल है जो एंटी ट्यूमर और एंटी कैंसरस है, वही एक तरीके से एक्सट्रैक्ट मंगवा के वही इसके साथ हमने कॉम्प्लेक्स बना और इसको रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। इसको आप अपना खुद का पेटेंट बोल सकते हैं, जनरल लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट। एंड इसके बाद डबल ए और नेचुरल जो है वो 115 mg है। अब 115 mg जो है मैं आपको शेयर करने वाला हूं। अब इसमें तीन चीजें डली हैं, करक्यूमिन, लाइकोपिन एंड बायोप्रिन। करक्यूमिन, लाइकोपिन एंड बायोप्रिन, ये 115 mg डली है। अभी ये भी नहीं बताया कौन सी कितनी डली है, ये हमने अपनी जो हमारी ट्रायल्स हैं, जो हमारे लिटरेचर हैं, जो हमारी क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वर्ल्ड वाइड जो पब्लिश्ड हैं, उनको एनालाइज करके इस चीज को हमने फॉर्मुलेट किया। अब ट्रेडिशनल हर्ब्स नीचे डली हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करती हैं, वो भी नहीं बताई गई हैं इसमें। जिंजर है, मैंगोस्टीन है और तुलसी है, वो 125 mg डाला गया है। सो यहाँ पे अब आप देखेंगे तो अब कॉपी से आपको डरने की जरूरत नहीं है। सो ये एक बड़ा इनोवेटिव प्रोडक्ट है, और आने वाले टाइम में आपके हर प्रोडक्ट में कॉम्प्लेक्सेस आपको देखेंगे। जैसे मेरे हाथ में एक और प्रोडक्ट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि प्रूवन ट्रिपल जी कॉम्प्लेक्स और डबल ए एओ नेचुरल, मैं ये कहता हूँ कि ये एक साइंटिफिक फॉर्मुलेशन है, और एक आप पेटेंट अपना बोल सकते हैं इसको, आपके पास ही है ये आप। और ये प्रूवन चीजों के साथ बनाया हुआ है जो आपकी ऑप्टिमल सेलुलर एक्टिविटी, इम्यूनिटी को मॉड्यूलेशन, और डबल एक जो कॉम्प्लेक्स है वो एंटी 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 कैंसर, एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं उनका कॉम्बिनेशन बनाया गया है। जैसे आप जानते हैं आपकी कंपनी में एंटीऑक्सीडेंट, प्रोबायोटिक एंड न्यूट्रीजेनोमिक्स, ये बहुत आगे, मतलब पूरी एक लीड क्रिएट कर रहे हो आप, पूरा एक ऐसे ऐसे प्रोडक्ट और ऐसी नॉलेज और ऐसी अवेयरनेस पैदा कर रहे हो जो आपके पास ही है, इसको आप ही यूटिलाइज कर रहे हैं, और आपके जो आपका कोई कंपटीशन नहीं, मैं ये बोल सकता हूँ। सो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका ट्रिपल जी कॉम्प्लेक्स है, एंटी ट्यूमर एक्टिविटी, सेलुलर फंक्शन एंड कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को, और डबल एक जो है आपका प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल, इनहांस न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन, एंड बेसिल, जिंजर एंड मैंगोस्टीन आपका डाइजेशन, इम्यून सिस्टम और आपके स्किन जैसी चीजों में भी आपकी हेल्प करता है। ओवरऑल आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करके चेंजेस लाता है। तो एक तरीके से इम्यूनो मॉड्यूलेटर के रूप में आपकी लो इम्यूनिटी रहती है। लास्ट टाइम पे एक हमारे पास प्रोडक्ट था जो हमने लास्ट प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोगों ने उसके उसकी हेल्प से बहुत सारे इम्यूनिटी को और एंटी एलर्जिक टाइप में उनको यूज किया i3, वो भी इसमें समा गया है एक तरीके से। इतना पावरफुल एक्सट्रैक्ट फॉर्म में हमने इसको लिया कि इम्यून मॉड्यूलेटर में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है जिसको कैंसर हो गया वही इसको यूज करेगा, या कैंसर के टाइम पे ही इसको यूज कराना, पेशेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है। हर किसी की बॉडी में कैंसर है, बट वो ट्रिगर किसका होगा, एक्टिवेट किसका होगा, गॉड नोज, और किस एज में होगा, गॉड नोज। और आज के टाइम पे इतनी ज्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सो यू हैव टू टेक केयर। साल में एक बार आपने अपने इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करने के लिए, एक्टिव रखने के लिए, स्ट्रोंग करने के लिए इसको यूटिलाइज आप कर सकते हैं। और एक बेस्ट गिफ्ट भी हो सकता है हमारे पेरेंट्स के लिए, हम जिन या एज्ड पीपल के लिए कि जिनकी इम्यूनिटी लो रहती है। सो यदि इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग है, डिफेंस सिस्टम स्ट्रोंग है, तो आपकी बहुत सारी बीमारी आपसे दूर रहती हैं। सो साइंटिफिक एविडेंसेस भी हैं गैनोडर्मा पे, तो इतने ज़्यादा साइंटिफिक वो हैं। जो लिपिड्स एक्सट्रैक्ट होता है, बेसिकली स्पोर से निकाला हुआ लिपिड्स एक्सट्रैक्ट होता है,
उसमें पर्टिकुलरली आप देखेंगे बहुत सारे ऐसी चीजें मिलती हैं जो एंटी ट्यूमर में बड़ा रोल प्ले करती हैं, जैसे कि एंटी कैंसर पोटेंशियल ऑफ गैनोडर्मा लुसिडियम पॉलीसैकेराइड्स कंटेंट जो होता है, एंड देयर वर्सेटाइल रोल इन एनहांसिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड मल्टीफेस्टेड अप्रोच टू द कॉम्बैट कैंसर। सो ये पेपर पब्लिश्ड है। गैनोडर्मा कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत सारे चाइनीज मेडिसिनल हिस्ट्री में इसको बहुत ज्यादा यूज पहले से करते आ रहे हैं लोग, और अब साइंस ने भी इसके एक तरीके से इसके जो मेन इंग्रेडिएंट हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया है कि इसकी वजह से ये पर्टिकुलरली एंटी कैंसर एक्टिविटी है। सो इसके साथ साथ आप एंटी कैंसर एंड कीमो प्रिवेंटिव पोटेंशियल ऑफ ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, जो ये आपका EGCG कैटेचिन जो एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी रखता है। सो ग्रीन टी में EGCG होता है, ग्रेप सीड में आपका कीमो प्रिवेंटिव रोल वो प्ले करता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ग्रीन टी के साथ हमारे जो करक्यूमिन जो होता है, सदियों से उसको यूज करते आ रहे हैं। ये भी पावरफुल इम्यून मॉड्यूलेटरी, यानी कि इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करने वाला, इंप्रूव करने वाला, इम्यूनिटी को इंप्रूव करने वाला, साथ में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। सो करक्यूमिन है, बायोप्रिन एक बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करता है। सो लाइकोपिन में लगभग आप देखेंगे लाइकोपिन रिच डाइट वाज शोन टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ पेनक्रियाटिक कैंसर इन ह्यूमन बाय 31%। 31% जो इंसिडेंसेस हैं पेनक्रियाटिक कैंसर के, वो लाइकोपिन से कम हो जाते हैं। हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, इसका मतलब है हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा मतलब लंग्स की कैंसर, उसको में भी आप लाइकोपिन के बेनिफिट स्टडी किए गए, और एक तरीके से ये पाया गया कि लाइकोपिन से एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का ये काम करता है। सो ये साइंटिफिक एविडेंसेस हैं। सो आप इससे जो हमने डिस्कस किया, लाइफस्टाइल में चेंजेस और मॉडिफिकेशन ला के आप अपने कैंसर होने से बच सकते हैं, ट्रिगर होने से बच सकते हैं। यदि हो भी गया है, ये चीज़ें आप प्लान करके बहुत सारी चीज़ें अपने मैनेज कर सकते हैं, जैसे वाइट शुगर, रिफाइंड वेजिटेबल्स, मैदा है, सोडा ड्रिंक्स हैं, फ्राइड फूड है, स्मोकिंग, अल्कोहल, इनको अवॉइड करना चाहिए। और बहुत सारा ज़्यादा पानी पीना चाहिए आपको, क्योंकि इम्यून सिस्टम को यदि आप एक्टिवेट रखना चाहते हैं तो प्लेंटी ऑफ वाटर आपको स्टार्ट करना चाहिए यदि आप कम पीते हैं। कलरफुल फ्रूट्स, क्योंकि वाटर ज़्यादा आप लेंगे तो आपका डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है वो सही रहेगा, आपकी बॉडी नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन होती रहेगी। बोला जाता है रेनबो फ्रूट खाने चाहिए, रेनबो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाने। रेनबो का मतलब सातों कलर, 7 कलर, यानी रंग बिरंगे आपके फ्रूट्स आपके टेबल पे होने चाहिए, उनको यूज करना चाहिए। एक फैमिली होती है क्रूसीफेरस, जिसमें आप ब्रोकली का नाम सुनते हैं। ब्रोकली एक ऐसा सैलेड में एक ऐसा वेजिटेबल में एक आपके पास ऐसा ऑप्शन हो सकता है, कैंसर पेशेंट को भी आप सजेस्ट करेंगे तो एंटी ट्यूमर एक्टिविटी, फाइबर, इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेशन, ये सारी चीज़ें स्पेशली ब्रोकली के बारे में, या आप टर्मरिक के बारे में, या लहसुन के बारे में, टमाटो के बारे में मैं ज़रूर बोलूँगा कि आपको ये यूटिलाइज करने चाहिए। और बहुत सारी बेरीज जो होती हैं वो आपको यूज करनी चाहिए। और वोल ग्रेन फूड्स हैं, वोल ग्रेन आपके नट्स जो हैं, और ओमेगा रिच फूड जो है वो आपको यूटिलाइज इसमें ज़्यादा करने चाहिए। और आप देखेंगे बेस्ट एंटी कैंसर फूड रेमेडी, बेरीज, वेजिटेबल, गार्लिक, टमाटो, टर्मरिक, नट्स। और आप इसी औषधीय गुणों को जो साइंस ने आइडेंटिफाई किया, उसी को आपने अपने A9 ओंको प्रोडक्ट में डाला है। और आप देखेंगे लाइकोपिन उसमें डाला, टोमेटो से आता है। टर्मरिक से आपका देखेंगे करक्यूमिन आता है, आपका ब्लैक पेपर से बायोप्रिन आता है। इसके साथ साथ नट्स, बेरीज, बहुत सारे लाइक आपकी ट्रेडिशनल जो हर्ब्स हैं जो एंटी कैंसरस हैं, वो आपने इसमें यूटिलाइज की हैं। इसके साथ साथ अभी जो हल्दी जो मैं बॉक्स बता रहा था उसमें लकाडोंग वाली हल्दी है, जो कि लकाडोंग का मतलब एक एरिया है मेघालय में, वहाँ की जो हल्दी होती है उसमें मैक्सिमम 12% तक करक्यूमिन कंटेंट नोटिस किया गया है, एनालिसिस किया गया है, इतना कंटेंट तक जाता है। और वहाँ पे
नॉर्मली 6 से 7% तो लोअर ग्रेड की हल्दी में इतना करक्यूमिन मिलता है, तो 9 से 12% तक की करक्यूमिन कंटेंट नॉर्मली वहाँ पे देखने को मिलता है। सो ये भी आप लॉन्च कर रहे हैं अभी, तो उसमें भी आप ऐसे केस में या इम्यूनिटी बूस्टर में उसको आप मिल्क लाते, गोल्डन मिल्क दूध, हल्दी वाला दूध है, या आप अदर जो रेमेडियल है काढ़ा वाढ़ा बनाने में उसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक। और वर्ल्ड की सबसे स्ट्रोंग आप एक अपने घर में वापस से एक ऐसे डॉक्टर को लेके आ रहे हैं जो दादी नानी का साथ देते थे। सो यहाँ पे वो टर्मरिक आ रही है, इसके साथ साथ एसबीटीसी जूस है, ओमेगा है। रिकमेंडेड डोज में आप जनरली इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में स्टार्टिंग के 15 दिन 2 कैप्सूल ले सकते हैं, फिर आप एक एक कैप्सूल से अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। यदि आप किसी भी ऐसे पेशेंट के को इसको रिकमेंड कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में डोज इसकी हैवी रखनी चाहिए, जो कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो किसी स्टेज में क्यों ना हो। और जरूर आप इंटरमिटेटिंग जो फास्टिंग है, जो ये बात करें, ऑटोफेजी नाम की एक चीज होती है बॉडी में। ऑटो का मतलब खुद, फेजी मतलब खाना। खुद बॉडी अपने डेड सेल को खाना स्टार्ट कर देती है, और डेड सेल जैसे जैसे हमारी बॉडी से कम होंगी, कैंसर की जो ग्रोथ है या कैंसर के चांसेस है वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ऑटोफेजी में बॉडी जाती है, जब आप 36 घंटे की फास्टिंग रख लेते हैं तो बॉडी ऑटोफेजी पे चले जाती है, खुद की सफाई अंदर से करना स्टार्ट कर देती है। इंटरमिटेटिंग फास्टिंग 18 और 8 का भी, आप 16 और 8 का भी कर सकते हैं, 18 और 6 का भी कर सकते हैं, और अल्टरनेट डेज का भी कर सकते हैं, एक दिन खाए एक दिन नहीं खाए, ऐसे भी बहुत सारी ऐसी थेरेपी हैं जो इंटरमिटेटिंग फास्टिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हैं। सो वो भी एक बहुत बड़ा हो सकता है, रीजन हो सकता है, हेल्प कर सकता है। आपकी रेगुलर फिजिकल वर्कआउट, कंप्लीट आपकी नींद पूरी होना, ये सारी चीजें आपकी हेल्प कर सकती हैं। और साथ में 6 कैप्सूल से 8 कैप्सूल तक आप स्टार्ट करवा सकते हो स्टार्टिंग में। और कैल्शियम कैलमैक डी जरूर आप रिकमेंड करें एंटी कैंसर के लिए, उस प्रोडक्ट को के साथ कैलमैक डी और ओमेगा का कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट है, मैं कहना चाहूँगा। ओमेगा, कैलमैक डी और A9 ओंको, दैट इज वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन, जो मार्केट में आपको मिरेकल रिजल्ट ला सकते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ। और ये भी मैं दावे के साथ कहता हूँ 6 महीने के आसपास इतनी ज्यादा टेस्टिंग मनी इसकी आने वाली है, और बहुत सारे लोगों का इसमें रिकवरी होने जा रहा है। और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस प्रोडक्ट को लेके, क्योंकि कैंसर इतनी स्पीड से बढ़ रही है। सो हम उसकी स्पीड पे ब्रेक लगा सकते हैं, कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा दिन ऐड ऑन कर सकते हैं, जो ऐसी बीमारी से फाइट कर रहे हैं, उनको उनके हम सपोर्ट कर सकते हैं, इम्यूनिटी को, उनकी लाइफ को, उनके नंबर ऑफ डेज को। सो ये भी एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि हमारे लिए, सबके लिए, नॉट ओनली फॉर मी, नॉट ओनली फॉर दिस कंपनी, फॉर एवरीबडी हु इज वर्किंग विद दिस द ग्रेट कंपनी एस्टोनिया वन, उन सबके लिए एक, मुझे लगता है एक बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। और कंपनी की मैनेजमेंट अभी इसमें ये भी डिसाइड कर रही है कि क्या हम किसी ऑर्गेनाइजेशन, जो एंटी कैंसर ऑर्गेनाइजेशन है, इस प्रोडक्ट की सेल का 1% हम वहाँ डोनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या किस तरीके से 1% निकाल के ऐसी कम्युनिटी जो कैंसर के अगेंस्ट अवेयरनेस कर रही है या फाइट कर रही है या लोगों की हेल्प कर रही है, उसको हम इस प्रोडक्ट की लाइफ टाइम के लिए 1% की सेल में कैसे हम वहाँ पे वो दे सकते हैं। आप लोगों के सजेशन भी मांगेंगे हम इसमें कोर टीम कोर मीटिंग में। तो इसको हम अभी प्लानिंग में है ये, यानी कि हम कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं जो ऑलरेडी इससे सफ़र कर रहे हैं इस प्रोडक्ट की टोटल सेल से। सो ये प्रोडक्ट के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन थी, और इसका बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव लॉन्च होने के बाद एक डिस्क्रिप्टिव हम प्रॉपर कॉम्बिनेशन किस टाइप की, उसमें क्या क्या आप रिकमेंड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट में से, जैसे कोलन का कोलोरेक्टल कैंसर है, पेनिक्रियाटिक कैंसर है, इसोफेगस कैंसर है, लंग्स का कैंसर है, या बात करें आपका लीवर का कैंसर है, ऐसे केसेस में, या ब्रेस्ट का कैंसर है, क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वाले सेशन में जरूर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और इसकी एक प्रॉपर हमने अभी गोवा में मिलने वाले हैं, मेरे हाथ में गोवा की एक बुकलेट है आरबीसी की। ये बुकलेट भी वहाँ पे, इसमें भी ओंको के बारे में और यंग के बारे में
डाला गया है पूरी इन्फॉर्मेशन। सो हमारा काम यह है कि लोगों तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचे, सही टाइम पे पहुंचे और सही तरीके से वो नॉलेज लेके लोगों की हेल्प कर पाए और अपने बिजनेस को आगे लेके जा पाए। सो अभी थोड़ा सा मैं फिर से झलक दिखाऊंगा आपको। ये मेरे पास प्रोडक्ट है और ये मेरा प्रोडक्ट नहीं, ये हम सबका प्रोडक्ट है और ये ऐसे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में चेंज ला सकता है, ऐसे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन ला सकता है जो सफ़र कर रहे हैं या ऐसे लोग जिनकी लो इम्यूनिटी रहती है और वो चाहते हैं कैंसर जैसी बीमारी हमारे शरीर में ना आए। सो ये प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं और आप इसको ओपन भी करेंगे तो साइड फ्लैप है, ये मैग्नेटिक से एक तरीके से मैग्नेटिक वाला साइड फ्लैप है और इसको आप घर पे भी आराम से सजा के रख सकते हैं। अभी आप देखेंगे इसमें ऐसे ही आपका प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट के बारे में। और इसका एक ऐसे ही हम एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे कि आप अपना सोशल मीडिया पे या अपने अपनी टीमों में आप इसका प्रचार कर सकते हैं। सो एक बहुत अच्छा मतलब आपको फीलिंग आएगी कि एक बहुत अच्छा डिब्बा जो है आप लॉन्च करने जा रहे हैं, जिससे आपकी एक ग्लोबल लेवल का जो आपकी जो ब्रांडिंग है उसमें हेल्प मिलेगी और मुझे लगता है एक लीग आप क्रिएट कर पाएंगे आने वाले टाइम में। जो प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, ब्रांडिंग कैसी होनी चाहिए, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के साथ। सो होपफुली ये सेशन आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा और जिसका था हमें इंतज़ार वो घड़ी आ गई। सो ये भी आपके सामने है। 20 तारीख की हमारी फाइनली बात हुई थी, मेरे पास अभी पूरी पेटी रखी है कि कल हम इसको शाम को लेके उड़ने वाले हैं गोवा में। और मुझे लगता है कि गोवा जैसी हैपनिंग जगह पे ऐसे प्रोडक्टों को लॉन्च करना अपने आप में एक खास अनुभव रहने वाला है। सो महाराष्ट्र वाली और गुजरात वाली टीम ज़्यादा एक्साइटेड होगी बिकॉज अगले महीने हम यहाँ पे भी करने वाले हैं इसकी लॉन्चिंग, जो हमारा जिम कॉर्बेट वाला इवेंट होगा। सो इसके अलावा ये तो मुझे लगता है कि हल्दी और ये वाला जो मैरिनेट जो है वो तो आप लोगों ने उसके पोस्टर भी देखे होंगे। अ, अभी इसकी मैं अनबॉक्सिंग नहीं करना चाहूँगा, ये ऐसे कैसे बैग में जाएगा। सो सर ये वो चार। बैकग्राउंड की वजह से चला जा रहा है, जो भी आप दिखा रहे हैं ना वो गायब हो जाता है, वो पीछे बैकग्राउंड की वजह से लगा रखे हैं तो आप राइट, दिखा रहे हैं लेकिन स्क्रीन से गायब हो जा रही है रख के। अभी दिख रहा है। जी जी अभी दिखाई दे रहा है, थोड़ा फेड है लेकिन दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है ये स्क्रीनशॉट लेने वाले हैं सारे लोग, हाँ। याद नहीं था, आपने याद दिला दिया। दोबारा दिखाइए मैं भी ले लूँ। बट मैं चाहूंगा असली हीरो आप लोग हैं, आप लोग सेल्फी विद यंग फ्यूल स्टार्ट कर सकते हो इस हफ्ते, जिसके पास आए सेल्फी विद यंग फ्यूल। और मुझे लगता है कि एक राइट मूवमेंट होगा सेल्फी विद यंग फ्यूल। क्या आपने यंग फ्यूल देखा, ऐसे कुछ हम हैशटैग चला सकते हैं, राइट। सो ये आपका प्रोडक्ट हुआ और ये भी आपका प्रोडक्ट हुआ। इसके रिगार्डिंग में हम आप लोगों से एक तरीके से मैं इस पे आ रहा हूँ, मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ क्योंकि हमने मैक्सिमम